नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग घटनाक्रम पर, अलग अलग बड़ी खबरों पर जो डिफरेंट एरियाज़ के एक्सपर्ट्स हैं उनसे इंटरव्यू करते हैं और आपके रूबरू बात कराते हैं, ताकि आपको सीधे सीधे विशेषज्ञों की बात आप तक पहुंच जाए और उसमें कहीं कोई बीच में रुकावट ना हो। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम भी हमने आपके रूबरू रखा है। आज जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो बहुत ही अहम है। वो ये, आप भी अभी अखबारों में पढ़ रहे होंगे, सरकार ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से जो रिज़र्व फंड होता है, एक रिज़र्व फंड होता है जिसकी बुनियाद पर सरकार की न सिर्फ सरकार की, पूरे देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है, उसमें से 1.25 लाख करोड़ रुपया सरकार ने लिया है रिज़र्व बैंक से। और ये ऐसी हालत में लिया है जबकि अब से पहले जो गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, रघुराम रंजन और उर्जित पटेल, और फॉर्मर डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग, ये सारे लोग इस बात के खिलाफ रहे हैं, सरकार को मना करते रहे कि ऐसा ना करो, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, हालात बहुत ख़राब होंगे। मेरे साथ हैं अनीस अहमद खान साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वीर अर्जुन में एक लंबे समय तक एडिटर के तौर पर जिम्मेदारी निभाई है और उसके अलावा भी बहुत से अखबारों में, मीडिया हाउसेस में काम किया है। एक ज़माने में दूरदर्शन के लिए बहुत सी फिल्में बनाते रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूँकि आप इन चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखते हैं, अब से पहले हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एस्टेट में जो कुछ डाउन टर्न आ रहा है, जो हालात ख़राब हैं, उसके बारे में भी हमने आपसे बात की थी। अब जो ये इतना बड़ा फ़ैसला हुआ है, ये बिल्कुल मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नोटबंदी का फ़ैसला, जैसे आर्टिकल 370 का फ़ैसला, ऐसे ही कोई बड़ा फ़ैसला अपनी मर्ज़ी के गवर्नर को बिठा करके कराया गया है। आपकी क्या नज़र है इस पर, क्या कहना चाहते हैं इस पर? 2-3 चीज़ें, लफ्ज़ आपने बोले हैं वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं कि अपनी मर्ज़ी का गवर्नर बिठा के, गवर्नर जो शक्तिकांत जी बैठे हैं जी जी, तो आपको जो सुन के ताज्जुब होगा कि वो हिस्ट्री से पीएचडी किए हुए हैं, अर्थशास्त्र का उनको कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, यानी उन्हें बहुत आराम से समझा के, पटा के कुछ ये पहली बार ऐसा हुआ है। और कमेटी है जो इसकी फाइनेंस कमेटी, उसमें जितने लोग हैं कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं है। वाह वाह, ये बहुत, ये देखिए, समझिए सरकार किस तरह से अपनी मर्जी के काम कराने के लिए लोगों को कहाँ बिठाती है और कितनी इंपॉर्टेंट जगह। ये पूरे देश को चलाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है और अर्थव्यवस्था किसी भी देश की सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। रोज़मर्रा जो मुल्क जो चलेगा, सरकार जो चलेगी, सरकार जो देश भर की अर्थव्यवस्था चलेगी, उसको एक तरह से संभाल करके चलाने का काम सेंट्रल बैंक का होता है, जो हमारे यहाँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वहाँ कैसे लोग बिठाए गए हैं, ये बिल्कुल अजीब बात है जो अनीस साहब कह रहे हैं। आगे बताइए, आप क्या कह रहे हैं? ये जब 2014 के बाद से ही ये चला है, और इसके बाद ये जो नोटबंदी के बाद, ख़ास तौर पे नोटबंदी के बाद ये बात आई कि पैसा लिया जाए कहीं से, क्योंकि नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा था कि जो बहुत ही फ्लॉप हुआ है। ये सब मानते हैं, इसकी कभी किसी दिन बैठ के आपसे चर्चा हुई, कैसे हुई, क्या हुआ। और अब तो स्वर्गवासी हो गए हैं जो अपने जेटली साहब, वो आखिर तक इस बात के ऊपर अफसोस करते रहे कि इस नोटबंदी हुई क्यों है, जो उनके साथी बताते हैं। इसी के साथ जैसे कि नोटबंदी और जीएसटी के फैसला भी, इन सब का असर जो पड़ा है, तो स्लो डाउन इकोनॉमी हो गई। स्लो डाउन इकोनॉमी हो गई तो उसमें कहा कि पैसा लिया जाए किसी तरीके से। तो रिजर्व बैंक का जो रिजर्व फंड होता है, जो कि इमरजेंसी के लिए होता है, जो कि आपको बताएं कि जब 65 की भारत की पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ, तो उसमें भी 71 के युद्ध में भी यहाँ तक कि कभी नहीं निकाला गया, छुआ भी नहीं गया। हाँ, चंद्रशेखर के ज़माने में इस कुछ क्राइसिस आया था तो सोना गिरवी रखा गया था, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर हुए थे, लेकिन नहीं लिया गया। लेकिन इन्होंने एक विमल जालान कमेटी बनाई। विमल जालान बहुत मशहूर गवर्नर रहे हैं, बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं। उनकी एक कमेटी बनाई, जब उन्होंने 6 आदमियों की, उस कमेटी के ऊपर दबाव डाला तो ये चाहते थे 7% के आसपास, लेकिन बड़ी खींचतान के बाद 6%, यानी 1.76 हज़ार
लाख करोड़, 1000 लाख करोड़ रुपया हाँ। इनको दिया गया डिविडेंड की वो यानी 2.25 लाख करोड़ रुपया। आप इसको समझिए, 2.25 लाख। जी। डिविडेंड और सरप्लस फंड से ट्रांसफर किया गया। जी। डिविडेंड और सरप्लस फंड से ट्रांसफर किया गया। 1,23,000 सरप्लस फंड से दिया जाएगा और 52,637 जो के करोड़ रुपया है। अब इसमें मैं लाख करोड़ नहीं लगा रहा हूँ, सॉरी, इसे कि 1 लाख करोड़ इतने करोड़ जी। समझ जाए, कोई 1 लाख रुपया तो लेगा नहीं हाँ, सही। रिजर्व बैंक से। 1,23,000 करोड़ रुपया जो, और मैंने बताया 52,637 करोड़ रुपया जो है नए इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क से दिया जाएगा। 2 तरीके से दिया जाएगा। विमल का जालान कमेटी का एक फैसला है। इसमें 6 सदस्य थे। अब आप देख लीजिए कि ये सरकार इससे पहले भी पैसा लेती रही है रिजर्व बैंक से, तब खामोशी से लेती रही है, खामोशी से लेती रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अब तो घोषणा हुई है, पैसा लेना पहले ही शुरू कर दिया था, जिसके बारे में पब्लिक को नहीं बताया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2014-15 में रिजर्व बैंक से 52,689 करोड़ रुपया लिया गया है। 52,000। 15-16 में 65,896 करोड़ रुपया लिया गया है। 17-18 में 30,658 करोड़ रुपया लिया गया है। 18-19 में 50,000 करोड़ रुपया लिया गया है और 19-20 में 1,76,000 करोड़ रुपया लिया गया है। यानी हर साल 14 से ये जो सबसे बड़ी रकम थी, इसलिए ये बात जरा क्योंकि अब रुक रही थी बात। हाँ। उन्होंने ये सरप्लस अकाउंट से, यानी अब इतना पानी सर से निकल रहा था, तो इसके ऊपर बड़ी बहस चली है। और जितने भी पूर्व गवर्नर हो, उर्जित पटेल तक जाके, जो इनके बड़े खास आदमी थे, वो लाए इसीलिए गए थे नोटबंदी को बहलाने के लिए। आपको याद होगा जब उनको प्रेस ने घेरा था नोटबंदी के बाद, उसी दौरान आए थे। उसी जो रंजन जो आप हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए हाँ, रहे थे तो उन्होंने छोड़ा था। तो ये कूद के भागे थे, सीढ़ियों से कूद के भागे थे प्रेस को देख के। और इनका ये भी कहा जाता है कि इनके बहनों ये कुछ रिश्ते में होते हैं अंबानी फैमिली के, तो इनको इसीलिए लाया गया। तो इन्होंने भी और आचार्य ने भी, जो गवर्नर थे, जितने भी गवर्नर ने, उन्होंने मना किया कि इस पे हाथ नहीं रखा जाना चाहिए। उन पर जब दबाव डाला गया तो वो लोग छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि जो आचार्य हैं, उन्होंने ये कहा था, जो डिप्टी गवर्नर थे जिन्होंने रिजाइन किया, जिन्होंने पब्लिकली ये बात कह दी थी कि इस तरीके से हो रहा है, तो उन्होंने जब कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे, तो उन्होंने उदाहरण दिया था कि जिस तरीके से अर्जेंटीना में हुआ है उस तरीके से हो जाएगा। कोई अर्जेंटीना ने ऐसी तरीके का क्राइसिस आएगा तो 6.6 बिलियन करोड़ रुपया, डॉलर, रुपया नहीं बिलियन डॉलर, उन्होंने अपने रिजर्व फंड से ले लिया था। उसके बाद उनके सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि अमेरिका में फेडरल बैंक होता है, हमारे यहाँ रिजर्व बैंक होता है, वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया था, जिससे वहाँ पे संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। अच्छा। किसी तरीके से, इसी तरीके से तो ये तो तकरीबन बिल्कुल ऐसा हुआ जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे एक फैमिली हो और वहाँ बेरोज़गारी घेर ले और कोई कारोबार ना हो, मुश्किल में चल रहे हों। पहले तो ये होता है कि ख़र्चे कम कर लें, जो कुछ पैसा है उसे आहिस्ता आहिस्ता खर्च करें, और जब वो सब खर्च हो जाए और कहीं से कर्ज भी ना मिले तो अपने घर के गहने बेच करके घर के खर्चे चलाए जाते हैं। तकरीबन वैसी हालत है जो अब रिज़र्व फंड से पैसा लेकर नहीं, मतलब 99% पहले ले चुके हैं इसी तरीके से करके, सब मिला के इसका। अब इनका ये कहना है कि हम ये पैसा बैंकों में देंगे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, वहाँ से पैसा आएगा। पहली बात तो है कि बैंकों में कितना बट्टे खाते में पड़ा हुआ है, जी, जो पैसा कहते हैं ना कि नॉन एनपीए नॉन परफॉर्मेंस एनपीए जो कहलाता है, वो पड़ा हुआ है। तो क्या ये वो है कि आप जो बैंकों को देंगे, वो बैंक कर्जा देंगे और कर्जे से जो ब्याज आएगा, ब्याज जब वापस आएगा पैसा तो आपका पूरा हो जाएगा, जबकि आप अभी तक वो चीज़ एमपीए तो रोक नहीं पा रहे। कितने एनपीए हुए? नहीं, खुद रिजर्व बैंक भी तो इन बैंकों को पैसा दे करके ही बैंकिंग चलाता है, वो वहीं चलाता रहता है और आप अपना काम करते और बैंक अपना काम करते। ऐसा क्या हो गया? एक चीज़ देखिए कि आपके स्वर्गवासी हो गए हैं, अब उनके बारे में क्या कहें, लेकिन जब बात आती तो कहनी पड़ेगा। आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब के, तो
60% जो पैसा है वो एनपीए में डाल दिया गया है, यानी बट्टे खाते में डाल दिया गया है। बट्टे खाते का मतलब ये होता है कि ये पैसा हम उनसे वसूल करेंगे लेकिन ये डूबा हुआ समझ लीजिए। ये डूबा तो हुआ ये जो आप सरप्लस कर एक जिसके वापस आने की भी उम्मीद नहीं 1.76 हजार करोड़ रुपया, लाख हजार करोड़ रुपया जो आप निकाल रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी कोई आपने ऐसी स्कीम बनाई है कि हम इस तरीके से इन्वॉल्व करेंगे। तो दूसरी बात काज़मी साहब ये देख लीजिए, अभी इससे 3 दिन पहले सीतारमण ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन तमाम चीज़ों से यू टर्न कर लिया था उन्होंने, जिसको उन्होंने टैक्सेस लगाए थे, उन टैक्सेस को उन्होंने सारे टैक्सेस को वापस लिया, यानी कम किया, वापस लिया, किसी को 2030 तक कर दिया, जो आपके धन को बढ़ाती। लेकिन जब वहाँ से भी पैसा नहीं आएगा और स्लो डाउन इकोनॉमी भी है, लोग बाग बैंक से कर्जा नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो डर रहे हैं कि हम चुकाएंगे कहाँ से, कैसे देंगे। हाँ, तो ये पैसा आपने लिया और इसके बाद तो ताज्जुब की बात है कि इतना पैसा आप पहले लेते रहे हैं, जिसके बारे में बताया नहीं, जिसके बारे में बताया नहीं गया। ये तो एकदम से राज को सरकार जो होती है, सरकार लोगों की नुमाइंदा होती है और हर सिटीजन उस सरकार का हिस्सा होता है, यानी पूरे एक सिस्टम का मालिकों में से एक मालिक होता है, शेयर होल्डर होता है एक तरह से। पूरे मुल्क में हर आदमी अपने अपने अधिकार हैं उसके, और यही चुन करके सरकार को भेजती है। अगर सरकार उस जनता को जिसने उसे चुना है, अगर चुना है, तो जिस पर बहुत लोग डाउट करते हैं कि ये ईवीएम का मसला था, इसके ज़रिए सरकार बनी है, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है। लेकिन हाँ, ये बार बार कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर पर वो हुकूमत नहीं बनेगी, तो इससे ये भी महसूस होता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि पब्लिक को कुछ मत बताओ और जो चाहो करते रहो। नहीं तो आप जो ये बता रहे हैं कि अब से पहले भी पैसा लिया जाता रहा है, ये डाटा अब रिलीज हुए हैं, देखें। क्योंकि आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो बेरोजगारी का डाटा है जो अब आ रहा है कि यानी 49 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 47 इतनी % जो आई है कि इस कभी नहीं आई है 70 साल में बेरोजगारी, और तकरीबन 20% कहते हैं बेरोजगारी तक पहुंच गई है। हाँ, कई जगह पहुंच गई है। और ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, इन्होंने इलेक्शन में रोक रखा था। जब इलेक्शन ख़त्म हुए तो अपने आप चीज़ें आने लगी, कितनी बेरोजगारी, उसके बाद बताना भी शुरू कर दिया। इतना स्लो डाउन चल रहा है कि यहाँ तक कि आप चड्डी भी नहीं खरीद सकते, यानी अंडरगारमेंट उद्योग जो है वो भी ठप्प पड़ा हुआ है। बिस्किट उद्योग अलग ठप्प पड़े हुए हैं, लोग निकाले जा रहे हैं कहीं से, ऑटोमोबाइल एस्टेट, हाँ, सब कहीं से 10,000 निकाले जा रहे हैं, कहीं से उन्होंने धमकी दे दी कि 1 लाख निकाले जाएंगे। तो कहीं कहीं तो शुरू भी हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि बैंकों से फ्रॉड अब भी नहीं रुका है। अभी भी अगर आप देखिए तो इस साल का जो पिछले साल का है तो 36 बड़े फ्रॉड हुए हैं इंडियन बैंक्स में। 36 ये आरबीआई की जो राज्यसभा में कहा गया है वो है कि 36 बड़े। क्या उनमें कुछ बड़े नाम नहीं बता रहे ना, अब वो नाम ऐसे नहीं बताते हैं कि कौन गया कौन नहीं गया, तो हो गए। और वापसी की बातें देखिए कि अब मलाया तो ये कहते हैं मलाया साहब के हमारे पैसे इतने निकाल लिए इन्होंने कुर्की कर करके मेरी कि जितने मुझे कर्जा देना था, तो सब इन्होंने निकाल लिए। तो इकोनॉमी तब तक नहीं चलेगी जब इकोनॉमिस्ट ना बैठा हो। अब आप देखिए कि यही क्राइसिस मनमोहन सिंह के ज़माने में आया था, ऐसा तो नहीं आया था। अमेरिका में क्राइसिस आया है, सब लोग जानते हैं, वहाँ से नौकरियाँ ख़त्म होने लगी, पूरा यूरोप और अमेरिका दहल गया इस क्राइसिस की वजह से कि स्लो डाउन हो गया, हर चीज़ के हो गई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना इंडिया ऐसा था जो उसमें टच भी नहीं कर पाए लोग इंडिया को, इसलिए कि हम मनमोहन सिंह बैठे थे, उन्होंने उस स्लो डाउन को पूरी तरीके से इसी फंड के जरिए रोका। इसमें से पैसा नहीं निकाला, नहीं, उन्होंने इसी को सर्कुलेट किया। और इसी तरीके से जब मनमोहन सिंह को लेके आए थे आपके नरसिम्हा राव साहब, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था उनको, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जरा मुझे अपने हिसाब से काम करने दीजिए। उस काम का पहला काम ये था कि उन्होंने कुछ सोना गिरवी रखा था ब्रिटेन में, जिसका बड़ा उधम होता था कि उन्होंने सोना बेचना शुरू कर दिया। और 6 महीने बाद ही वो वापस आए, क्योंकि वहाँ से जो पैसा आया उसको उन्होंने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद वो पैसा वापस आ गया। आपने नोटबंदी की, आज तक नहीं पता कि क्यों की थी।
जीएसटी लगाए, जीएसटी से यू टर्न लेते गए, तो इकोनॉमी तो आपने तबाह की, क्योंकि आपके आसपास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं था। आपके सबसे बड़े जो थे इकोनॉमिस्ट, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, वो थे जेटली, जो कि वकील थे। वकील तो वो भी थे, क्या कहलाते अपने चिदम्बरम साहब भी, वो भी बड़े अच्छे माने जाते। लेकिन उन्होंने, उनकी पॉलिसी में आप देख लीजिए कि उन्होंने जो चीज़ बनाई कैसी बनाई। अब आपने कैसा है, आरबीआई का गवर्नर बैठा रखा है, आपने सीतारमण जो बैठा रखा है फाइनेंस मिनिस्टर, वो कहीं से कहीं तो उनका तो ये भी नहीं पता चलता किस चीज़ से हैं वो, क्योंकि वो तो स्पोक्स पर्सन थी, कहीं JNU से पढ़ी हुई थी, एग्रीकल्चर का कोई कोर्स किया हुआ था। पिछली बार उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था, डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो इकोनॉमी को देखना पड़ेगा हमें, अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी इन्होंने पैसा लिया, बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, जिसमें इनको 100 लाख करोड़ रुपए लगाना थे, जिसको 15 अगस्त में इन्होंने कहा इसके बाद। लेकिन 15 अगस्त में तो साहब ये कह रहे हैं खड़े होकर कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद 17 तारीख को PMO से एक लेटर आता है हर जगह के लिए कि भाई इस पे को रोक दिया जाए, जो जितने भी हाईवेज वगैरह बन रहे हैं उनको 230 तक रोक दिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। और साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान है, जो इसको बेचो, इससे पैसा कमाओ और कुछ जो बन सकता है बनाओ। ये लेटर PMO से आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने बहुत ही तफसील से चीज़ें बताई। GDP जिसे उसकी ग्रोथ है वो कम हो रही है, उसके अलावा इंडस्ट्री स्लो डाउन है, उसके अलावा रुपए की कीमत बहुत नीचे जा चुकी है। रुपए की कीमत में टोकूंगा कि बांग्लादेश का टका जो है वो 1.15 है, हाँ, और हमारे उससे यानी 15 पैसे ज़्यादा बढ़ा, 15 पैसे ज़्यादा बढ़ा है। ये कभी नहीं हुआ था इतिहास में। उसके अलावा बेरोज़गारी 20% से ज़्यादा बताई जा रही है बहुत सी उसमें। ऑटो सेक्टर, NBFC, ये सब नीचे डूबा हुआ है। ये इतना स्लो डाउन होने के बाद भी इसको पब्लिक के सामने नहीं बता रहे। आपने बताया कि अब से पहले भी सरकार पैसा लेती रही है, लेकिन पब्लिक को नहीं बताया। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ हालात ख़राब होते रहें, आप सिर्फ अपने मीडिया से शोर मचाते हुए कहें कि सब कुछ ठीक है। लोगों का पेट अगर खाली होगा तो उन्हें कैसे यकीन आएगा? कैसे, जब वो लोग बेरोज़गार होंगे, जब आमदनियां ख़त्म हो जाएंगी, कम होंगी, उस हालत में लोग कैसे आपकी बात पे यकीन करेंगे? सरकार को चाहिए कि हालात को संभालें और जो अर्थशास्त्र फैसला दें और जो मशवरा दें उस पर चलें, नहीं तो दिन ब दिन और बुरा आएगा और हालात ख़राब होंगे। आप कब तक 370 NRC, मंदिर, मस्जिद और लव जिहाद, ये सारी कहानियाँ आप कब तक लोगों को सुनाएंगे और कब तक लोगों को भूख का एहसास ना हो? इस तरह से आप नशा देंगे, ये मुमकिन नहीं है। ये जनता, बहरहाल जनता को की ज़रूरतें, उसे पूरा करना सरकार का काम है। मैं समझता हूँ कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी कि हालात फिर से संभलें और देश तरक्की के रास्ते पर उसी तरह से चले जैसे पहले चल रहा था। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।